प्रिय छात्रों, आज के आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में हमारा विषय है ब्रिटिश कालीन ग्रामीण ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का अर्थ होता है कर्जदार होना। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यदि दूसरे से पैसा उधार लेता है तो इसको हम लोग ऋण बोलते हैं, डेब्ट बोलते हैं। और ये जब ऋण एक समस्या बन जाता है तो इसको ऋणग्रस्तता बोला जाता है, डेब्टनेस बोला जाता है। ये जो ऋणग्रस्तता है, डेब्टनेस है, ये भारत में पहले से ही, प्राचीन काल से ही पाया जाता रहा। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में वेकनाट नामक एक व्यक्ति का उल्लेख किया जाता था जो ऋण देता था सूद पर, यानी सूद पर पैसा लगाने वाले को वेकनाट के नाम से वैदिक काल में पुकारा जाता था। तो उससे ये पता चलता है कि सूदखोरी का धंधा या ऋण लेने की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही थी। रिटर्न प्रूफ हम लोग को मिलता है। और बाद के कालों में भी सूदखोर समाज में रहा करते थे जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। ये नकारात्मक अर्थ में भी इस्तेमाल होता था और सकारात्मक अर्थ में भी इस्तेमाल होता था। सकारात्मक अर्थ में इस रूप में इस्तेमाल होता था कि हर व्यक्ति के पास आकस्मिकताएं, इमरजेंसी आती हैं जिस समय उसके पास धनाभाव होता है, और अगर उस आकस्मिकता में किसी के द्वारा धन की आपूर्ति की जाती है तो उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ऋण का एक यह सकारात्मक पहलू है। लेकिन ऋण का नकारात्मक पहलू भी है। ऋण का नकारात्मक पहलू यह है कि दिए गए ऋण पर अगर सीमा से अधिक ब्याज की वसूली की जाती है तो ये ऋण व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू है। तो इस पैराए में अगर हम लोग देखें तो अगर अंग्रेजों के आगमन से पूर्व का जो डेब्ट सिस्टम था, जो ऋण लेने की व्यवस्था थी, वो बहुत हद तक सकारात्मक थी, क्योंकि ऋण के दर निर्धारित थे। वैदिक काल से ये दर 15% थे कि आपने ऋण लिया तो 15% वार्षिक के हिसाब से आपको इसका वापस करना होगा। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति वापस कर देता था और ऋण के दुष्चक्र में नहीं फंसता था। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऋणी ऋणदाता के दुष्चक्र में नहीं फंसता था। जिसने ऋण लिया वो ऋण की दर इतनी होती थी कि उस दर को बहुत आसानी से समूल ऋण के साथ वापस करने में व्यक्ति सक्षम होता था। इसीलिए प्राचीन काल या मध्यकाल में इस संबंध में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण नहीं मिलता है। लेकिन ब्रिटिश पीरियड जैसे ही आता है, उस पीरियड में ऋण एक दुष्चक्र के रूप में सामने आता है। और दुष्चक्र किस रूप में? तो एक रूप तो ये था कि इसकी दरें काफी बढ़ी हुई थी। दूसरा रूप ये था कि इसके वसूली के जो तरीके थे वो काफी अमानवीय थे, जबकि पहले अमानवीयता का दर्शन इसमें नहीं होता था। अगर ऋण देने में असक्षमता होती थी तो इसके दूसरे उपाय भी लोगों के पास होता था। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ऋण एक दुष्चक्र के रूप में सामने आया। ऐसा दुष्चक्र कि बाप अदा नहीं कर पाया तो फिर बेटे को अदा करना पड़ा, बेटा अदा नहीं कर पाया तो पोते को अदा करना पड़ा। तो ये ऋणग्रस्तता एक रोग के रूप में हमारे समाज में स्थापित हुआ और घुन की तरह हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करता चला गया। इसलिए ब्रिटिश पीरियड में ऋणग्रस्तता एक अध्ययन का विषय बन गया। आप पूरा एंशिएंट पीरियड पढ़ चुके हैं, पूरा मिडिएवल पीरियड पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें आप कहीं पर डेब्टनेस टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ऋणग्रस्तता का विषय आपने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो समस्या ही नहीं था, इसीलिए अध्ययन का विषय नहीं बना। और ब्रिटिश पीरियड में डेब्टनेस, ऋणग्रस्तता एक समस्या बन गया।
और ऐसी समस्या जिसने हमारे समाज को, हमारे अर्थव्यवस्था को एक घुन के रूप में कमजोर कर दिया। तो इसीलिए ब्रिटिश कालीन ऋणग्रस्तता अध्ययन का विषय है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो अब पढ़ने के अंदाज में क्या बातें पढ़ेंगे इसमें, वो हम बोर्ड का सहारा लेकर के आपको बताते हैं। देखिए साहब, भारत में जो ऋण लेने की परंपरा थी, जो ऋण लेने की परंपरा थी, यह परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। ठीक है, परंतु ये परंपरा ब्रिटिश काल में शोषणात्मक हो गई, एक्सप्लॉयटरी हो गई। और ब्रिटिश काल के इस शोषणात्मक स्वरूप का अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति का नाम है बी चौधरी। अध्ययनकर्ता का या हिस्टोरियन का नाम आप देते हैं तो बढ़ जाता है। बी चौधरी के द्वारा जो अध्ययन किया गया, उन्होंने एक लेख लिखा इस पर, और ये लेख कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब इस लेख में क्या बातें कही गई हैं, इसके अनुसार जो बातें हैं कि ब्रिटिश काल के पूर्व भी, ब्रिटिश काल के पूर्व भी भारत में ऋण की परंपरा थी, यानी लोग ऋण लिया करते थे। ठीक है, परंतु ब्रिटिश काल में स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं जिससे शोषणात्मक स्वरूप उभर कर सामने आता है। जबकि ये जो पीरियड है ब्रिटिश काल के पूर्व में, इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी बातें हमने कही आपको अपने टॉपिक से संबंधित, कि ब्रिटिश कालीन ग्रामीण ऋणग्रस्तता के तहत इंट्रोडक्टरी बातें, भूमिकीय बातें यह कही जा सकती हैं कि भारत में ऋण लेने की जो परंपरा थी वो प्राचीन काल से थी। और कैसे, तो इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है हम लोगों को, साथ ही साथ कुछ अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण लेने की परंपरा प्राचीन काल से थी। लेकिन वो जो परंपरा प्रचलित थी, जब ब्रिटिश काल में पहुंची तो उसका रूप चेंज कर गया।
और रूप चेंज क्या कर गया कि अब शोषणात्मक हो गया। तो इतनी बातों का जो अध्ययन किया है जिस व्यक्ति ने, और जिसके आधार पर हम आपको बातों को पढ़ा रहे हैं, वो व्यक्ति हैं बी चौधरी। उन्होंने रिसर्च करके एक लेख लिखा, थीसिस नहीं लिखा, लेख लिखा, और उस लेख को कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित होना इस बात का प्रमाण है कि अधिकांश इतिहासकारों के वर्ग ने उसको स्वीकार कर लिया। इतने प्रमाणों के साथ बी चौधरी ने अपने लेख को लिखा कि वो जर्नल में, पुस्तक में स्थान पाने में सफल हो गया। कोई भी लेख अगर किसी जर्नल, किसी पुस्तक में स्थान प्राप्त कर लेता है तो इसका मतलब है वो इतिहासकारों के बीच मान विचार है, और अगर कोई उस विचार को आगे आने वाले लेखक ने कोड कर दिया तो फिर वो इतिहास बन जाता है। इतिहास लिखने की यही परिपाटी है। तो बी चौधरी को बाद में चल के बहुत लोगों ने कोड किया, तो इसलिए बी चौधरी की बात क्या हो गई, भारतीय ग्रामीण ऋणग्रस्तता के परिवेश में इतिहास बन गया। तो अगर आप इस नाम को नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स में कमी आ जाएगी, अगर इस नाम को लिखते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सिर्फ एक नाम के छोड़ने और लिखने से आपके जो कॉपी के मार्क्स हैं उस पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इकोनॉमिक हिस्ट्री की जितनी भी बातें आप पढ़ रहे हैं उसमें हमने जितने इतिहासकारों का नाम लिखा है वो सब को आपको याद रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप कोड करेंगे उसको, आपका मार्क्स जो है पास करने योग्य हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इन्होंने क्या बात कही बी चौधरी ने, वो तो बाद की बात है, डिटेल्स में अंदर में देखेंगे हम लोग। यहां पर दो बात भूमिकीय बहुत काफी महत्वपूर्ण है। एक बात तो ये कि ब्रिटिश काल के पूर्वी भारत में भारत ऋणग्रस्त था। ऐसी बात नहीं था कि भारत ऋणग्रस्त नहीं था, यानी मुगलों के पीरियड की बात की जा रही है, ठीक उसके पहले। तो उसके प्रमाण मिलते हैं हमको, लेकिन उसके बारे में बी चौधरी का कहना है कि डेटा उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने आंकड़ों के आधार पर किसी चीज को प्रमाणित करने का प्रयास किया। तो अब यहां पर प्रश्न उठता है कि डेटा उपलब्ध नहीं है जबकि रिटेन फॉर्म उपलब्ध थे। ब्रिटिश काल से ज्यादा लेखक मुगलों के काल में थे, दरबार में रहा करते थे, एक एक दिन के घटनाओं को लिखा करते थे। लेकिन इतिहासकार मुगलों के दौर में किन घटनाओं को लिखा करते थे? जो प्रभावी था, जिससे परिवर्तन हो रहे थे। शासकों के बहुत सारे बेटा होते थे, सबका वर्णन थोड़ी इतिहासकार लिख करता था, उसी बेटा का करता था जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता था। तो उसी प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो प्रभावशाली कृत्य हो रहे थे उसी को लिखेगा। तो चूंकि ऋणग्रस्तता मुगलों के पीरियड में कोई समस्या नहीं थी, वो कोई विषय नहीं था लिखने का, एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जो प्राचीन काल से चला रहा था कि 15% सूद पर आप ऋण ले सकते हैं। तो लोग लेते थे और फिर पैसा होता था तो दे दिया करते थे। अगर बहुत बड़ी आपदा आती थी तो उस तरह के ऋण माफ भी किए गए हैं शासकों के द्वारा। इसलिए ऋण के कारण जो है कोई दुष्चक्र जन्म ले ले मुगल काल में नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर होता तो तत्कालीन इतिहासकार जरूर लिखता। जैसे शाहजहां के समय में दक्कन का अकाल पड़ा, तो उसके विवरण तत्कालीन समसामयिक इतिहास में है लिखे हुए कि अकाल पड़ा और शाहजहां ने उसके लिए राहत के उपाय भी किए। मोहम्मद तुगलक के समय में कृषि के क्षेत्र में संकट आया तो मोहम्मद तुगलक में तकाबी ऋण दिए जिसको सोंधर कहते हैं। तो समस्या क्षेत्र में जैसे ही उभरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो इसके समाधान के जो उपाय किए गए तो दरबारी इतिहासकारों ने या समकालीन इतिहासकारों ने इसको लिपिबद्ध किया। तो जब बी चौधरी ये कहते हैं कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, किस बारे में? तो ऋणग्रस्तता के बारे में। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश पूर्व काल में ऋणग्रस्तता कोई समस्या नहीं थी।
इसीलिए उसको किसी तरह समकालीन इतिहासकार ने नहीं लिखा। लेकिन ब्रिटिश पीरियड के आंकड़े उपलब्ध हैं, और ब्रिटिश पीरियड के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो उसके बारे में बी चौधरी कहते हैं कि ये शोषणात्मक था, एक्सप्लॉयटेटरी था। अब देखिए ये शोषणात्मक कैसे था, तो वो पता किस चीज से चलेगा कि जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर कट? तो इंट्रोडक्शंस में इतनी सारी बातें आपको समझनी। अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं जो आपको समझना है, वो है ऋणग्रस्तता के आंकड़े। ये ऐसे हेडिंग कर दे, ऋणग्रस्तता आंकड़ों में। अब यहां से आप देखते चलिए जो डेटा बी चौधरी ने प्रस्तुत किए हैं उससे आपको पता चलेगा कि स्थिति ब्रिटिश काल में भारतीयों की काफी भयावह थी। अब वो कैसे कैसे देखिए, सबसे पहले कि 1770 प्लस 1787, इसमें अकाल सर्वेक्षण जो किया गया, इस अकाल सर्वेक्षण में ऋणग्रस्तता का उल्लेख है। ये पहली बात पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब बातें समझाएंगे आपको। दूसरा डेटा जो है वो ये कि 1794 और 1801 में, 1794 से लेकर के 1801 के बीच जो खाद्यान्न विभाग की जांच थी, खाद्यान्न विभाग की जांच जो थी, इस जांच में बताया गया कि बर्दवान और जैसोर में वर्धमान एवं जैसोर में 50% लोग ऋणग्रस्त थे, यानी कर्ज में डूबे हुए थे। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा डेटा आपको जो देखना है वो है वो बुकानन की रिपोर्ट है। बुकानन और मेटकाफ, इसने जो रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी भारत के इलाके में व्यापक ऋणग्रस्तता है। ये तीसरा हो गया। चौथा जो है 1880 ईस्वी का अकाल आयोग की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर, इसके आधार पर आरपी दत्त ने
आरसी दत्त ने जो ऋणग्रस्तता है उसका वर्गीकरण किया गया और आरसी दत्त ने जो वर्गीकरण किया उसमें बताया कि जो भूस्वामी थे, इस भूस्वामी का जो 2/3 भाग था और जो 1/3 भाग था, ये कम ऋणग्रस्त थे और 1/3 भाग अधिक ऋणग्रस्त था। ठीक है। अब उसके बाद ये तो अध्ययन का रिपोर्ट है। अब कुछ लोगों ने बजाते तौर पे रुपये में इसको वर्णन किया। जैसे डार्लिंग की रिपोर्ट है, ये डार्लिंग की रिपोर्ट 1923-24 की है और इसमें डार्लिंग ने कहा है कि इस समय 600 करोड़ रुपया ऋण के रूप में था। उसके बाद सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी 1931 में, इसमें इसने कहा कि 900 करोड़ रुपया ऋण है। अगला जो मिलता है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का ये रिपोर्ट 1937 की है। इसमें कहा गया है कि 1800 करोड़ रुपया भारत में ऋण के रूप में वितरित है। तो ये दूसरा खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कि आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन यदि आता है और आप इसको लिखते हैं तो मैथमेटिकल नंबर आपको मिलेगा हिस्ट्री में। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने बोर्ड पर इन डेटाओं को स्पष्ट रूप से एक सीक्वेंस में लिखने का प्रयास किया है। आप कॉपी में इसी ढंग से लिखें और इसको याद कर लें। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 5-10 बार गौर से मनन करके पढ़ लीजिए और उसके बाद 5-10 बार इस डेटा को कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, ये चीज तो समझने वाला है, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा तो अपने लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन डेटा समझने वाला नहीं है। डेटा समझने के साथ साथ रटने वाला भी है, याद करने वाला भी है। तो इसलिए आपको इस सेक्शंस में ये जो क्षेत्र है, जो काले रंग से लिखा हुआ है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर 10 बार लिख लिए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो गया। और इसके बाद जो है वो हम लोग कारण पढ़ेंगे। तो कारण भी समझने वाला है, उसमें भी कोई डेटा नहीं है। तो ब्रिटिश कालीन ग्रामीण ऋणग्रस्तता को हम लोग 3 खंड में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। तो 3 खंड में एक ही खंड आपका रटने वाला है और बाकी जो आरंभ का प्रथम खंड है और अंत का जो तीसरा खंड है वो आपको समझने वाला है।
तो अगर बीच वाला आप रट करके रख लेते अपने पास, तो फिर तीनों खंड को मिला करके आप अच्छा से एक क्वेश्चन का ऋणग्रस्तता क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इलोबरेशन कर सकते हैं। और जो परिपाटी रही है सिविल सर्विस की, उसमें इकोनॉमिक क्षेत्र से, सोशल क्षेत्र से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए। अगर एक दो क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है तो आपको 6-7 टॉपिक पढ़ाएंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री में, तो अगर 6-7 टॉपिक पर आप पूरा ग्रीप कर लेते हैं तो समझ जाइए अपने सफलता के निकट आप पहुंच गए। तो चलिए अब आते हैं, देखते हैं ये सेकंड टॉपिक का क्या है। तो इसमें जो है कि ऋणग्रस्तता आंकड़ों का मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक है कि ब्रिटिश कालीन ग्रामीण ऋणग्रस्तता, तो क्या साहब कोई डेटा उपलब्ध है? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। बी चौधरी ने विभिन्न लोगों के द्वारा या विभिन्न सरकारी संस्थाओं के द्वारा ऋणों के बारे में जो डेटा कलेक्ट करके रखा गया था, बी चौधरी के द्वारा उनका संग्रहण किया गया, उनको व्यवस्थित किया गया और उनकी व्याख्या की गई। तो बी चौधरी ने जिन क्षेत्रों से डेटा कलेक्ट किया, उसका अध्ययन किया, उसका संग्रहण किया और उसकी व्याख्या की, वही चीज हूबहू आपको हम यहां पढ़ाने जा रहे हैं। और इस डेटा के मुताबिक आप ये महसूस कर सकते हैं कि ब्रिटिश काल में ऋणग्रस्तता एक बहुत दुष्चक्र के रूप में, एक बहुत बड़े आतंक के रूप में पाया जाता था, और जिसने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक संरचना के ताने बाने को एक घुन की तरह खा लिया। उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो जैसे ही ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है बंगाल में, तो उसके बाद बंगाल को अकाल का सामना करना पड़ता है। तो 1769-70 और 1787, आपको पता है बंगाल का अकाल 1763 में शुरू हो गया था और 70 तक व्यापक रूप से पाया जाता माने था वो अकाल। और 70 में जो अकाल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया यह गया कि 1/3 जनसंख्या मर गई बंगाल में। आने वाले समयों में जो वर्तमान समय है, देखिए इतिहास कैसे उपयोगी होता है कि सरकारी नीतियों को समझ कर करके अगर नीतियां गलत हैं, उसका निदान नहीं किया गया तो फिर जनसंख्या को मरनी पड़ती है। इतिहास बता रहा है क्या हो रहा है यहां कि जो भूराजस्व नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई प्लासी के युद्ध के बाद, वो भूराजस्व नीति नहीं था, वो लूट खसोट की नीति थी। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जितना कृषक उत्पादन करता था, सारा उत्पादन टैक्स के रूप में जमा कर देता था। तो ऐसी स्थिति में कृषकों के बीच अनिच्छा पैदा हो गई। किस चीज का? उत्पादन करने का, कि जब हम सारा उत्पादन करके कर के रूप में भुगतान करेंगे, हमको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा है कि उत्पादन ही नहीं करें, इलाका छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? yes, अब इस तरीके से जो उत्पादकता समाप्त हो गई या घट गई, तो उससे अकाल की स्थिति पैदा हुई और लोग भूखों मर गए। 1/3 जनसंख्या मर गई। तो 1/3 जनसंख्या क्यों मरी? लोग भूखों क्यों मरे? क्योंकि अंग्रेजों ने गलत भूराजस्व नीति का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से जो आरंभिक अकाल थे वो मानव जनित थे, प्रकृति जनित नहीं थे। अब जब लोग मर गए तो अंग्रेजों ने सर्वेक्षण करना शुरू किया कि भाई लोग मर रहे हैं, हम लोग इस क्षेत्र के जो है शासक वर्ग हैं, तो हम लोग को जानना काफी जरूरी है, क्योंकि बंजर भूमि पर, जनविहीन भूमि पर शासन नहीं किया जा सकता है। शासन जहां जनता रहती है वही ना होगा। भूमि पर शासन होता है, शासन जनता पर होता है, क्योंकि जनता गतिविधियों को अंजाम देती है, उत्पादन करती है, और उत्पादन के आधार पर राज ऋण लेता है। तो एक खूबसूरत समन्वय राज और जनता के बीच बनता है। तो जनता ही नहीं रहेगी तो फिर शासक क्या करेगा? वो भी मर जाएगा। तो इसलिए अब जरूरी हो गया कि जो अकाल पड़े उसका सर्वेक्षण किया जाए। तो जो मर गए छोड़िए। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पहली बार ये आई कि जो बंगाल है वो ऋणग्रस्त है।
डेब्ट में डूबा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में उसको खेती करने की सलाहियत नहीं है। जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके पास धनाभाव है, तो खेती कहां से कर सकता है? तो इस कर्ज में डूबे रहने के लिए जिम्मेदार कौन था? तो ब्रिटेन की जो राजस्व नीति थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजस्व नीति थी, वो थी। अब इसका आज से तुलना कीजिए कि आज वैश्विक स्तर पे अनाज बहुत उत्पादन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी भूख से लोग मर रहे हैं बहुत सारे देशों में। हमारे देश में भी अगर आप गौर से देखिए तो अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारा, जैसे उड़ीसा का कालाहांडी इलाका ऐसा है जहां लोग भूख से मरते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, वो गलत है। तो इतिहास हमें सिखाता है कि जो धरती है, वो धरती अनाज उत्पन्न करने में कभी भी पीछे नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अकाल इसलिए पड़ा है कि उस अनाज का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ, वितरण के लिए नीतियां सही ढंग से नहीं बनाई गई। तो यह दर्शन होता है अंग्रेजों के प्रथम अकाल सर्वेक्षण से, कि इस कारण से बंगाल का अवाम जो है ऋणग्रस्त हो गया। अब फिर फौरन जो खाद्यान्न विभाग था बंगाल का, उसने 1794 से 1801 ईस्वी के बीच की जांच की, और जांच तो पूरे भारत में करेगा नहीं, तो 2 जगहों पर किया हो। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति संपूर्ण भारत में होगी। इलेक्शंस में होता है ना कि चुनाव, वोटिंग हो गई तो सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित होता है, तो एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल ऐसा थोड़ी कि जितना आदमी वोट डाला सबसे पूछता है। वो 3000 4000 लोगों से हर बूथ पर पूछ लिया, उससे एक उसको आइडिया मिल जाता है कि क्या पोल का परसेंटेज किसके पक्ष में जा रहा है, किसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो उसी ढंग से संपूर्ण भारत में नहीं, बर्धमान और जैसोर, जैसोर है, जैसोर नहीं है, क्या है? जैसोर, र कर लीजिए। जैसोर में 50% लोग ऋणग्रस्त है। कितना? 50%। अगर मुगलों के टाइम में 50% होता तो क्या मुगल इतिहासकार खफी खां लिखने से पीछे रहता? खफी खां जिसने बदायूनी, जिसने मुंतखबुल तवारीख लिखा। अब्दुल कादिर बदायूनी एक ऐसा इतिहासकार है जो मुगलों का घोर विरोधी रहा। अबुल फजल हो या अन्य इतिहासकार हो, दरबारी इतिहासकार कंधारी हो, ये सब मुगलों के समर्थन में लिखा, या एक डेटा कलेक्टर रहा, या इंफॉर्मेटर रहा मुगलों का। लेकिन अब्दुल कादिर बदायूनी इंफॉर्मेटर नहीं है, ये एक आलोचक था। उसने मुगलों की नीतियों की आलोचना की है। किसमें? मुंतखबुल तवारीख में। तो अगर इतना 50% ऋणग्रस्त मुगलों के पीरियड में होता तो अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी पुस्तक मुंतखबुल तवारीख में जरूर इसका वर्णन करता। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा डेटा बुकानन और मेटकाफ का, ये दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे। बुकानन के बारे में जान लीजिए तो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा, उसका रिपोर्ट जो है वो हम आपको दे भी देंगे, ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, चाहेगा तो पढ़िएगा। तो बुकानन वास्तव में कलकत्ता में डॉक्टर था। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। ये भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसके पहले आधुनिक मेडिकल चिकित्सा पद्धति भारत में नहीं थी, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना से पहले ही भारत में डॉक्टर आ चुके थे। वो डॉक्टर कौन था? तो चार्ल्स बुकानन था। ये पेशे से डॉक्टर था, लेकिन उस समय, जिस समय ये था, तो इसको 1808 ईस्वी में एक जिम्मा दिया गया। और वो जिम्मा क्या 1808 या 3, हम कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर डेट, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 18 तक
इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे हार्डिंग, तो अब शासक वर्ग बन गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शासक वर्ग के लिए नक्शे की बहुत जरूरत होती है, मैप। तो बुकानन को यह किया कि तुम इस बंगाल बिहार ये सब का जो है वो नक्शा तैयार करो, मैपिंग करो। तो इसके पहले एक नाम हम भूल रहे हैं, बुकानन के पहले एक व्यक्ति था, रोजर या रेजर, क्या नाम है समने में, तो उसने मैप बनाया था इंडिया का या इस इलाका का। उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई थी, एक्यूरेसी नहीं था डिस्टेंस का, ये सब का। बुकानन उसी मैप के आधार पर बढ़ना शुरू किया और उसका काम था कि एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखना, एग्जैक्ट रूट बताना। इसके साथ साथ उसने और भी किया कि हर इलाका में कितना भूमि है, कैसी कृषि भूमि है, कितने लोग रहते हैं, कितना पॉपुलेशन है वहां, मर्द कितना है, औरत कितना है, कौन से व्यवसाय होते हैं, धार्मिक विश्वास कौन कौन सा है, उसके समय में कौन कौन लोग हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक पूरा डिटेल्स ही उस पीरियड का दे दिया, और संपूर्ण भारत का नहीं दिया, बंगाल का दिया। तो उसमें ये सब जो एरिया है, अरवल, बिहार, आरा, पटना, ये सब से गुजरा है बुकानन। रोहतास की खोज करने वाला वही था। बुकानन रिपोर्ट से ही सबसे पहले पता चलता है कि रोहतासगढ़ एक फोर्ट था जिसकी स्थापना इसने की थी, चेर लोग यहां रहा करते थे। पहले भी थे, माने जिस समय वो कर रहा था उस समय भी लोग उस पर रह रहे थे, लेकिन उस समय के लोग इस दृष्टि से उसको नहीं देख रहे थे, सिर्फ पहाड़ समझ रहे थे। उसके हिस्ट्री से लोग अनभिज्ञ हो गए थे 1810 और 18 के बीच में। बात समझ में आ रही कि नहीं? और चार्ल्स मेटकाफ को आप जानते हैं कि ठगी प्रथा का इसने उन्मूलन किया था, लॉर्ड के क्या नाम है उसका, विलियम बेंटिक के समय में, है ना। तो ये दोनों अधिकारी थे। तो जो रिपोर्ट, जो माने इसकी रिपोर्ट क्यों मुस्तनद है, क्यों प्रमाणिक है? इसलिए प्रमाणिक है कि अभी भी आपको पूरा बात बताए। तो ये इसी पूर्वी भारत में ना अपना घूम रहा था, ये जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़। तो ये ग्रास रूट में चीजों को देखा और ये पाया कि जो पूर्वी भारत है वो व्यापक ऋणग्रस्त है, थोड़ा बहुत नहीं। एक एक गांव का दौरा करके देखा उसने और ऋणग्रस्ता से उसको साक्षात हुआ। हम लोग चूंकि ऋणग्रस्ता हमारी टॉपिक है, इसलिए बुकानन के सिर्फ इसी बात को, वरना सारे पहाड़, पर्वत, धर्म, बाजार, फसल, भूमि, सबका वर्णन किया है वो। उसके साथ साथ ये भी वर्णन किया है कि जो पूर्वी भारत है व्यापक पैमाने पे ऋणग्रस्त था। क्लियर? अब देखिए इसके बाद अगला जो है कि 1880 ईस्वी, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अगर मान लीजिए तो क्या हो गया, 1808 से लेकर के 18 तक मान लीजिए इसको, ठीक है। 18 में तो रिपोर्ट दे रही थी, उस पीरियड का बात है। अब 80 में देखिए अकाल आयोग, चूंकि कंटिन्यूअस अकाल पड़ रहा था, ये जो बना, ये 1869 ईस्वी में एक अकाल पड़ा था जो तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक चला गया था। 69 का अकाल। तो 69 का अकाल को अकालों का महासागर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इसमें। कहा जाता है कि जो एरिया आपको डिमार्क किया हमने, तमिलनाडु से तटीय क्षेत्र से होते हुए उड़ीसा आया, उड़ीसा के बाद फिर बंगाल में घुसा, बंगाल के बाद बिहार में, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में, ये सब अकाल ग्रस्त क्षेत्र हो गए थे और 50% आबादी भारत की समाप्त हो गई थी। आपको पता है आखिर आबादी बढ़ क्यों नहीं रही थी? जो एनसीईआरटी का बुक आपको पॉलिटी का एक बार पढ़ा रहे थे, याद होगा, जिसमें भारतीय जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा था। तो उस समय आपको एक डेटा हमने दिया था कि जो जनसंख्या भारत में विश्व की जनसंख्या जो ईसा मसीह के समय में थी,
वो जनसंख्या 1800 तक आते आते सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ बढ़ी और वृद्धि नहीं हुई। और 1800 के बाद वैश्विक स्तर पे ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब के जनसंख्या में वृद्धि हुई और वो दूसरा 1 करोड़ उसको होने में 200 वर्ष लगे और तीसरा 1 करोड़ होने में 100 ही वर्ष लग गया। तो ये इस प्रकार का ऋणग्रस्त या अकालग्रस्त की समस्या वैश्विक थी, जो शासन का स्वरूप था, हर जगह शोषणात्मक था, वेलफेयर स्टेट्स नहीं था कहीं भी। इसीलिए शासक जनता का शोषण करती थी, जनता मर जाए इससे शासन को कोई मतलब नहीं था। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां ब्रिटिश पीरियड में भी थी। यही वजह है कि आप गौर से देखिए कि जो हमारा प्रथम जनगणना हुआ वो 1872 में हुआ, दूसरा 81 में हुआ, तीसरा जो है वो 91 में हुआ, चौथा जो है वो 1901 में हुआ। ऐसी ना हुआ। जो 1901 में जनगणना हुई उस समय हमारे देश का जो आबादी था वो 25 करोड़ था। फिर 1 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 21 होगा, तो 20 वर्षों के दौरान और जनसंख्या बढ़नी चाहिए ना। तो 21 में 25 करोड़ घट करके 23 करोड़ हो गया। भारतीय जनसंख्या में ये पहली और अंतिम बार ऋणात्मक वृद्धि देखी गई। ये क्यों हुआ? तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा तो नहीं है कि लोग पैदा होकर फिर मां के पेट में चले गए होंगे, ऐसा तो कोई नियम नहीं ना है भाई। इसका मतलब है कि जनसंख्या की मृत्यु हुई। कहा जाता है बीमारी की वजह से, ठीक है, लेकिन उसके जो 1891 की जनसंख्या है वो 1901 में भी बहुत नहीं बढ़ी, 11 में भी बहुत नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब यह था कि उस समय मृत्यु दर बहुत थी, बल्कि कह लीजिए कि जन्म और मृत्यु दर पैरेलल थी। लोग क्यों मर रहे थे? तो खाने के अभाव में बन रहे थे, ऋणग्रस्ता की वजह से मर रहे थे। तो खैर टॉपिक पर आए हम लोग। तो 1880 का जो रिपोर्ट है वो एस्ट्रैची ने तैयार किया था और वो एस्ट्रैची आयोग बना था इसलिए कि अकाल का महासागर, उस जिसको कहा जाता है उड़ीसा के अकाल को, क्योंकि उड़ीसा ही में ज्यादा लोग मरे थे इसलिए उसको उड़ीसा का अकाल भी कहा जाता है, हालांकि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो उसकी जांच की गई 1880 में और पाया ये गया कि पहले तो जो लोग, बड़ा गौर से सुनिएगा इस बात को, कि पहले तो ऋणग्रस्त वो लोग थे जो गरीब थे। 1880 की रिपोर्ट ये प्रमाणित करता है, जिसकी व्याख्या आरसी दत्त ने की है, कि अब जो भूस्वामी थे, भूस्वामी का मतलब जमींदार, भूमि के मालिक, तो वो ऋणग्रस्त हो गए। उसका 2/3 भाग तो कम ऋणग्रस्त था, लेकिन 1/3 भाग जो है जमींदारों का या भूपतियों का ऋणग्रस्त हो गया था। बड़ा विचित्र आंकड़ा है। तो ये सब तो रिपोर्टों के आधार पर अभी तक मैंने आंकड़ा आपको बताया। अब पैसे के आधार पर के ब्रिटिश रिकॉर्ड में ये भी जो पैसा बताया जा रहा है ये संपूर्ण नहीं है। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड में जो सरकार के तरफ से ऋण दिए गए या लोगों ने ऋण दिया और जो उस ऋण की वसूली के लिए मुकदमा किया गया और मुकदमे में वो धनराशि लिखी गई कि इतना राशि जो है हमारा बकाया है, फलाना व्यक्ति नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से सरकारी आंकड़ों में विभिन्न लोगों ने उसको कलेक्ट किया, ये संस्थाओं ने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके बताया कि अमुक पीरियड में इतना ऋण राशि जो थी वो वसूल करने के लिए बाकी थी, यानी इतना लोगों ने ऋण ले रखा था। उसमें सबसे पहला है डार्लिंग का, जो 1923 और 24 में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया
और बताया कि 600 करोड़ रुपया ऋण जो है बटा हुआ है। सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी 1931 में रिपोर्ट दिया और कहा कि 900 करोड़ रुपया ऋण है, बढ़ गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ने 37 में रिपोर्ट दिया और कहा कि अब बढ़कर के कितना हो गया, 1800 करोड़ रुपया। तो ये तो सर वो आंकड़े हैं जो बैंक या सरकारी खातों के माध्यम से लिए गए या मुकदमा में जो दर्ज मामले थे उसमें जो डेटा था कर्ज का, उसको कलेक्ट करके लिखा गया। और जो गांव देहातों में सूद दिया गया, सूद के आधार पर पैसे दिए गए सेठ साहूकारों के द्वारा, उसके डेटा तो उपलब्ध नहीं है। तो ये इन आंकड़ों से कई गुना ज्यादा होंगे, थोड़ा बहुत नहीं। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से भारत कितनी मात्रा में ऋणग्रस्त हुआ। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि आखिर इसके काउज क्या थे, कारण क्या थे। बात समझ में आ रही है? ये तो दो चीजों पढ़ा हम लोगों ने। अब आ जाइए कारण पर कि ऋणग्रस्तता के कारण, ऋणग्रस्तता के कारण क्या कारण थे भारत को ऋणग्रस्त होने का। तो इसको बिंदुवार हम लोग अध्ययन करेंगे तो ज्यादा बातें समझ में आएंगी। उसमें पहला जो काउज था कि औपनिवेशिक देन, ये जो ऋणग्रस्तता था ना, ये क्या था, औपनिवेशिक देन था। जो दूसरा काउज है इसका, वो है आर्थिक कारण। ठीक है। जो तीसरा है ऊंची ब्याज दर। क्या है? ऊंची ब्याज दर। ठीक है। जो चौथा कारण है वह है सूदखोर महाजनों का योगदान। सूदखोर महाजनों का योगदान। और कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण। अब देखते हैं हम लोग कि ये सब टॉपिक में क्या क्या बातें हम लोग को पढ़नी है। देखिए टॉपिक इकोनॉमिक्स का टफ होता ही है, लेकिन अगर इसको बढ़िया से समझ लिया जाए तो फिर आपको ये सबसे आसान हो जाएगा। तो दो टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आया। भूमिका में क्या बात लिखनी चाहिए, आंकड़ा क्या है, यह आंकड़ा का वर्णन करना है। इसमें आप डायग्राम बना कर करके अपनी बातें कर सकते हैं। यानी आंसर को छोटा करना चाहे, जैसे मान लिया आपको बीपीएससी में 6 क्वेश्चन लिखना है, समय तो वही 3 घंटा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 5-6 पेज लिखना पड़ेगा, बिना इसके गुजारा नहीं है। तो वैसी स्थिति में कुछ क्वेश्चन एक आध दो आप छोटा आपको मिल जाता है और मार्क्स उतना ही मिलेगा लिखने पर। तो वैसे क्वेश्चन को चुनना आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। और कोई क्वेश्चन को छोटा कैसे करें, समझ गए? तो इस तरह का डेटा वाला अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो इसको आप इस ढंग से लिख करके नहीं, बल्कि डायग्राम बना करके कर सकते हैं कि नहीं एक्सप्लेनेशन। जो हिस्ट्री में टॉप किया उसका आंसर जो मैंने आरटीआई से भेजा आपको, तो उसमें ऐसा देखा गया ना कि उसने भी जो है वो चार्ट का इस्तेमाल किया डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। उससे समय बचा उसका, उससे खूबसूरती आई लेखन शैली में। तो आप भी इसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा खंड है कि आखिर लोग ऋणग्रस्त क्यों हुए ब्रिटिश पीरियड में।
तो इस पर इतिहासकारों के बीच गहरा मतभेद है। क्या है? गहरा मतभेद है। इतिहासकार दो फाड़ में बंट गए। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं, या कह लीजिए कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत के लोग ऋणग्रस्त थे ब्रिटिश पीरियड में। ऐसा नहीं कि इनकार नहीं करते, क्योंकि डेटा दे दिया गया। और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में लोग ऋणग्रस्त हुए। लेकिन दोनों का कारण के आधार पर क्यों हुए, व्याख्या अलग अलग है। जो साम्राज्यवादी या ब्रिटिश या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भारत के लोग ऋणग्रस्त इसलिए हुए क्योंकि वो फिजूल खर्ची करते थे, वो लापरवाह थे, ध्यान ही नहीं देते थे, अदूरदर्शी थे, और स्थानीय सूदखोर महाजन की वजह से हुए, हमारी वजह से नहीं। ये किसका कहना है? साम्राज्यवादी इतिहासकारों का, ब्रिटिश इतिहासकारों का, या कह लीजिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों का। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकार अकाट प्रमाणों के आधार पर कहते हैं कि नहीं, ये साहब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम था। कॉलोनियल पॉलिसी ऐसी अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, जिस पॉलिसी के कारण देश को ऋणग्रस्त होना ही था। अब आप बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहासकार का कौन वर्ग ऋणग्रस्तता की सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर? तो पहला है औपनिवेशिक देन। कैसे? तो ऋणग्रस्त भारत में बनाता कौन था? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, क्या आज के समय, उस समय बैंकिंग व्यवस्था थी? भारत में अगर बैंकों का, आधुनिक बैंकों का उदय आप देखिएगा तो साहब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दर्शन होगा, 1850 के बाद। वो भी बैंक जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलेंगे आपको, तो वो बैंक के उंगलियों पर गिनने वाले होंगे। और कुछ निश्चित शहरों में, जैसे अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रेसिडेंसी बैंक, यही बैंक थे। और कुछ फिक्स शहरों में थे, सभी जगह इसके ब्रांचेस नहीं थे। 20वीं शताब्दी में जब इंपीरियल बैंक या प्रेसिडेंसी बैंक को आपस में मिला के 21 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी, तब जाकर के शाखाओं की संख्या थोड़ा दूसरे जगहों पर ही फैलनी शुरू हुई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक बहुत व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश पीरियड में नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा इतना ऋण नहीं दे दिया गया कि लोग ऋणग्रस्त हो गए। तो फिर ऋणग्रस्त हुए कैसे, थोड़ा आप सोच के बताइए। किसने ऋण दिया ब्रिटिश पीरियड में इन्हें? इन लोगों को किसने ऋण दिया है? नहीं, हर जगह पर सूदखोर और महाजनों का अस्तित्व प्राचीन काल से था। हर जगह, हर गांव में एक न एक व्यक्ति सूदखोर हर गांव में आपको पहले भी था, आज भी मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले वाले सूदखोर और ब्रिटिश पीरियड के सूदखोर में एक डिफरेंस है कि पहले वाले सूदखोर को उस समय के राजा के द्वारा कोई संरक्षण नहीं दिया जाता था, बल्कि नियमों का पालन उससे करवाया जाता था कि इतने प्रतिशत तुमको ब्याज लेना है तो इतने ही प्रतिशत लेना है, और किसी भी परिस्थिति में तो उसकी संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकते। अगर ऋण देने के लिए अयोग्य हो जाता था तो उसके कोई दूसरे उपाय किए जाते थे, या तो तुम माफ कर दो या कम कर दो, या फिर विलंबित रूप से लेने की घोषणा करो। बाद में उसको उसकी संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार कभी नहीं दिया जाता था।
तो इस तरीके से शासन के द्वारा ब्रिटिश से पहले ऋण लेने वाले को भी संरक्षण प्रदान था, सिर्फ देने वाले को संरक्षण प्रदान नहीं था। लेकिन औपनिवेशिक नीति दूसरी थी। औपनिवेशिक नीति का उद्देश्य क्या था? एक समर्थक वर्ग खड़ा करना। क्या? एक समर्थक वर्ग खड़ा करना। तो एक समर्थक वर्ग तो वो जमींदार के रूप में अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से खड़ा कर चुका था। अब अंग्रेजों को, ये कंपनी को दूसरा अवसर मिला सूदखोर और महाजनों के रूप में एक समर्थक वर्ग खड़ा। ये सूदखोर महाजन आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे, इनके पास मैन पावर भी होता था, लठायत रखते थे, क्यों? वसूली के लिए। तो आज भी जो आर्थिक रूप से भारत में संपन्न है, उसका राजनीति में बहुत प्रभावशाली भूमिका है। गरीब आदमी थोड़ी राजनीति करता है, पैसा वाला ही करता है। तो उसी ढंग से उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजतंत्र की, उस समय अंग्रेजों के लिए समर्थक वर्ग, सेठ साहूकार बहुत अच्छा हो सकता था कि एक आदमी को अपने पक्ष में कर लो तो सारे गांव पर कब्जा हो जाएगा, सारे गांव के लोगों से संबंध रखने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए सेठ साहूकार को अंग्रेजों ने अपना समर्थक वर्ग बनाने के लिए उसके हितों का ही सिर्फ संरक्षण किया, ऋणी का संरक्षण नहीं किया। अब देखिए, ऋण लेने की कैपेसिटी को भी अंग्रेजों ने बढ़ा दिया। गौर करने वाली बात है। पहले हमारे देश के किसानों के पास, ये लोगों के पास ऋण लेने का सामर्थ्य नहीं था। अब अंग्रेजों ने ऋण लेने के योग्य बना दिया किसानों को। कैसे? तो जमीन को खरीद बिक्री की वस्तु बना दिया। अगर ऋण लिया आपने और ऋण नहीं चुकाया तो अब जमीन चूंकि खरीद बिक्री की वस्तु बन गई, इसलिए जो सूदखोर महाजन है वो आपकी जमीन को हड़प लेगा, कब्जा कर लेगा और इस ढंग से पैसे की वसूली करेगा। और जब वो आप ही का जमीन उसका हो गया तो आप उस जमीन पर, अपने जमीन पर क्या हो गए? बंधुआ मजदूर। नहीं बस उनमें उनके अंडर ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन किसने किया? औपनिवेशिक शक्ति ने किया कि जमीन को क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया और साथ ही साथ जो सूद देने वाले सूदखोर थे उनको कानूनी संरक्षण दे दिया कि आपको अगर ऋण देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इतने दिनों में वसूली होगी, अगर नहीं हुई तो आप उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। यहां से कानून बन गया। तो कानून बनाकर करके औपनिवेशिक शक्तियों ने किसे संरक्षण दिया? ऋणदाता को नहीं, बल्कि जो ऋणी है उसको, जो लिया है। ऋण जिसने दिया है उसको संरक्षण दिया, ऋण जिसने लिया है उसको संरक्षण नहीं दिया। तो ये एक पॉलिसी के रूप में उभर करके सामने आया और उस पॉलिसी के तहत क्या हो गया कि लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली ऋणग्रस्त होते चले गए। तो कोई भी समाज में व्यवस्था जन्म लेती है, उसका जन्मदाता सरकारी नीति होता है। सर, अगर देश के लोग गरीब हो रहे हैं तो ये सरकारी नीतियों का परिणाम होता है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर देश के लोग अमीर होते हैं तो ये सरकारी नीतियों का परिणाम होता है और ये हर दौर में ये चीज होता है। इसलिए सरकार की नीतियों पर सूक्ष्मता से ध्यान देना हर दौर के लिए बहुत ही अति अनिवार्य है। अंधभक्ति सही चीज नहीं है। अब देखिए कि ये जब हो गया औपनिवेशिक नीति के तहत, तो बड़ी आसानी से जो है सूदखोर महाजन क्या हो गए? औपनिवेशिक सत्ता के एक अंग हो गए। तो औपनिवेशिक सत्ता का भी उद्देश्य शोषण करना था और उसके अंग का भी उद्देश्य क्या हो गया? शोषण करना। तो जब शोषण दो तरफ से हो रही है और एक नीति के तहत हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से बात है कि ऋणग्रस्तता में वृद्धि होगी। क्लियर? अब आइए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जो बातें बताई जाती हैं वो ये
कि जमीन को लेन देन की तो वस्तु बनाई ही गया, वो तो अलग बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो कृषक थे, जो खेती करते थे या उत्पादन करते थे, तो उनका जुड़ाव बाजार से हो गया। खास तौर से 1860 की जो घटना है, जो अमेरिका में कपास का उत्पादन बढ़ गया था, कपास की मांग बढ़ गई थी, तो उससे भारतीय कपास का मूल्य बढ़ गया था। तो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक एग्जांपल्स के लिए दे रहे हैं हम। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने कपास उत्पादन करना शुरू किया, लोगों के कृषि का मौद्रीकरण हो गया। पहले लोग उपयोग के लिए इस कृषि उत्पादन करते थे, अब बाजार में बेचने के लिए करने लगे। तो ये जो परिवर्तन आया कृषि का मौद्रीकरण, तो इसके वजह से अब आशा ये बंधी कि अधिक उत्पादन होगा तो हमको अधिक धन आएगा। तो अधिक उत्पादन के लिए साधन चाहिए, तो साधन तो किसानों के पास था नहीं, तो क्या किया किसानों ने? ऋण लेना शुरू किया कि ऋण लेके हम अधिक उत्पादन करेंगे और उसके बाद जो है वो चुका देंगे उसको। लेकिन 65 तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? गृह युद्ध अमेरिका में बंद हो गया। फिर कपास के मूल्य वो नहीं रहे जो 1760 में थे, 1860 में थे। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों ने जो ऋण लिया था वो क्या हुआ? ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए। बात समझ आई? तो इस तरीके से और भी बहुत सारे काउज थे, जैसे भू लगान बहुत ही ऊंचे दर पर लिया जाता था, और ऊंचे दर पर लिया जाता था और नगद के रूप में लिया जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों के लिए अनिवार्य था कि वो भू लगान चुकाए, नहीं तो सूर्यास्त कानून के मुताबिक उनकी जमीन छीन ली जाएगी। तो अपनी जमीन को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? ऋण लेना शुरू किया, और उससे जो है ऋणग्रस्तता में काफी वृद्धि हुई। तीसरा काउज जो ऊंची ब्याज दर है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पहले हमने क्या बताया था आपको कि 15% फिक्स था वार्षिक। अंग्रेजों के समय में जो परिवर्तन हुआ वो दर भी बढ़ा दिया गया और वार्षिक से मंथली कर दिया गया। यानी अब हर महीने, जैसे मान लिया 30% कर दिया गया, आपने 100 रुपया लिया, तो आप हर महीने 30 रुपया देते जाइए। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपसे वसूली किया जाएगा। तो ऊंची ब्याज दर होने से जो सूदखोर महाजन थे वो एक अपने स्थान पे एक सत्ता के रूप में उभर करके सामने आ गए। अब वो सत्ता का उद्देश्य क्या होता था कि जनसंख्या रहे, जनसंख्या भागे नहीं, लेकिन कागजों का सहारा लेकर के, कानूनों का सहारा लेकर के ऋण के जाल को इस तरीके से बुना जाए कि व्यक्ति जीवित रहे, मरे नहीं, लेकिन उत्पादन जितना भी करे वो सब का सब हमको दे दे। अब सूदखोरों का जो उद्देश्य रह गया वो ये रह गया कि हमें इनकी भूमि लेनी नहीं है, अगर ले लेंगे तो हम उत्पादन कहां से करेंगे। अब इनके साथ ऐसा संबंध बनाना है जिस संबंध में ये जितना भी उत्पादन करें वो सब के सब हमको दे दें। तो इस प्रकार ऊंची ब्याज दर ने जो है सूदखोर और महाजनों को ऐसी शक्ति दे दी जिस शक्ति से सूदखोर महाजनों ने किसानों को या मजदूरों को, जो भी कह लीजिए, ऐसे ऋण जाल में फंसाया कि वो ऋणग्रस्त हो गए। और अंत में किसानों ने इस ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए कौन से उपाय किए? तो किसानों ने जो उपाय किए कि कृषि का व्यवसायीकरण करने लगे, यानी अब उन्हीं फसलों को बोने को श्रेष्ठता देने लगे जो फसल बाजार में बिकने योग्य था। और इस ढंग से वाणिज्यिक फसलों का जो है वो एक तांता लग गया।
तो अब आप गौर से देखिए पूरे व्याख्या के बाद कि ये जो ऋणग्रस्ता का जाल था, ये औपनिवेशिक पॉलिसी थी कि नहीं? कि औपनिवेशिक पॉलिसी के तहत लोगों को ऋण के जाल में फंसा लो और जब वो फंस जाए तो उसे अपने मनोनुकूल कृषि उत्पाद करने के लिए मजबूर कर दो, और वो कृषि उत्पाद कच्चे माल के रूप में हम ब्रिटिश उद्योगों में प्रयुक्त करें। तो इससे यह साबित होता है छात्रों कि अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो भी नीतियां अपनाई, वो सभी के सभी नीति ब्रिटेन के हित में था और हमारे देश के अगेंस्ट में था। और इसीलिए भारत जो है, जो सोने की चिड़िया थी, वो धीरे धीरे कंगाल देश में परिणत हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे समय आएगा तो आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक भारत में और भी कल दूसरे मुद्दे लेकर के हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।